एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम रूबरू, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं एक खास शख्सियत से। और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट आरती तुनाग। आज रूबरू में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य से, जिन्होंने आज तक अनेकों ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं रहा है। ज्योतिषाचार्य ने इंदिरा गांधी से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक पर भविष्यवाणियों की एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने रखी है। अपने 50 सालों के कार्यकाल में ज्योतिषाचार्य ने ऐसी असंभव सी लगने वाली सच्ची भविष्यवाणियां कर दी हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उस खास शख्सियत से। आज रूबरू के हमारे वो खास गेस्ट हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री मधुसूदन जी, जो भारत में पंडित ज्योतिर्माली के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। तो दर्शकों, रूबरू में हमारे साथ मौजूद हैं विश्व विख्यात पंडित ज्योतिर्माली जी। शास्त्री जी, आपको सादर प्रणाम। मैं आरती तुनाग स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल एनबीसी भारत में। नमस्कार। डॉक्टर मधुसूदन मिश्र जी, आप पंडित ज्योतिर्माली के नाम से अधिक विख्यात हैं। 5 दशकों से भी अधिक आपने ज्योतिष शास्त्र को संजोने और उसकी उन्नति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपके इस सफर की शुरुआत कैसे हुई। ज्योतिष शास्त्र कोई अटकल विद्या नहीं है, बल्कि एक पूर्ण शास्त्र है। ये हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों की ये देन है जी, परंपरा में चली आ रही है। एक अनुसंधान केंद्र के माध्यम से इसमें विशेष रूप से लोग पारंगत होते हैं। गुरुकुल में लोग विद्या ग्रहण करते थे। आजकल गुरुकुल की अवस्था पहले जैसी नहीं है, अब विद्यालय में आ गई है। फिर भी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करके लोग भविष्य का भविष्य का अनुभव करते हैं, भविष्य के प्रति जानकारी ले लेते हैं जी। अब ऐसा है कि हम कलकत्ता में अपने पिताजी के द्वारा डॉक्टरी पढ़ने आए थे और डॉक्टरी पढ़ते पढ़ते ज्योतिष के प्रति हमारी भावना थोड़ी सी आकृष्ट हुई और हम इसके प्रति थोड़ा सा विद्या अध्ययन करने की डॉक्टरी पढ़ लिए, प्राप्त कर लिए डॉक्टरी शिक्षा। लेकिन हमारे पिताजी माने हमारे दादाजी बोलते थे कि ज्योतिषी बनेगा, हमारे पिताजी बोलते थे डॉक्टर बनेगा। हम दो के बीच में थे कि आखिर में हम पढ़े तो क्या पढ़े। जो भी हो, किसी तरह से हम डॉक्टरी भी पढ़ लिए और यहाँ पर ज्योतिष के प्रति हमारा एक प्रेम जागृत हुआ और हम इसके अध्ययन के लिए बनारस, अयोध्या और भी कई जगह हम गए, अध्ययन प्राप्त किए। प्राप्त करने के बाद इसमें हम पारंगत होंगे यह हम जानते थे, क्योंकि हमारा हार्दिक इच्छा थी कि हम कुछ भविष्य के बारे में जाने सोचें। उसके लिए हमको बहुत परिश्रम करना पड़ा, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ी, लोगों के बीच में हमको आना जाना पड़ा, हम सब करते रहे जी। विद्या प्राप्त करने के लिए, कि कोई भी विद्या प्राप्त करने के लिए कष्ट तो करना पड़ता है। कष्ट हमने भी सहा है, पाया है, क्योंकि कलकत्ता जैसे नगर में ज्योतिष शास्त्र का उन दिनों कोई प्रभाव इतना नहीं था। विद्यालय थी, स्कूल था, सब कुछ था, लोग बाग थे, करते थे। लेकिन हम अपनी विद्या को प्राप्त करने के लिए लोगों के पास जाते थे तो लोग बोलते थे आप ये काम करिए, वो काम करिए, सटीक उत्तर नहीं मिलता था। तो हम इसके प्रति ये होते थे, जब विद्या एक है तो ज्ञान अलग अलग क्यों है, उसका फलादेश अलग अलग क्यों। ये उत्कंठा हुई कि अगर विद्या एक है तो हमको सही मार्गदर्शन होना चाहिए। यही उद्देश्य लेकर के हम ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने लगे और अध्ययन करने के बाद हमें इसमें पारंगत होने का श्रेय जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के मार्फत से आशीर्वाद मिला और हमें और भी कई ऋषि मुनियों से आशीर्वाद मिला। उनके पास हम जाते रहे, आशीर्वाद मिला। अध्ययन तो हमने खुद किया। शास्त्री जी, आपने हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के परिणाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 14 नवंबर को ही प्रेडिक्ट कर दिया था, जबकि चुनाव 20 को हुए और 23 को इसके परिणाम हुए। कैसे? सही बात है। ऐसा है कि महाराष्ट्र भारत की एक अच्छी नगरी है, उसके प्रति लोग का आकर्षण ज्यादा रहता है।
जब चुनाव आता है तो हम लोग अपनी परीक्षा देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। तो देखे कि वहां पर दो मुख्यमंत्री एक ही पार्टी के मैदान में हैं, प्रत्याशी हैं, तो हमारी उत्सुकता बढ़ गई। तो जब भी चुनाव का दिनांक तारीख घोषित होता है तो हम लोगों की वहां से ज्योतिष विद्या आरंभ होती है, और हमने वही किया। तो देखा कि बीजेपी पार्टी के दो मुख्यमंत्री एक ही साथ चुनाव में हैं, तो विजयी तो हो जाएंगे, यह सत्य था, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह सबसे बड़ा प्रश्न था जी। इस उद्देश्य से हमने इस पर अध्ययन किया। तो देखा क्या कि एकनाथ शिंदे की कुंडली और देवेंद्र जी की कुंडली में काफी समानता होते हुए भी असमानता थी। कारण क्या है, देवेंद्र जी की कुंडली एकनाथ जी की कुंडली से अच्छी नहीं है, लेकिन ग्रह दशा जो गोचर का होता है वर्तमान का, वह जो है देवेंद्र जी को फेवर कर रहा था, उनके अनुकूल था। लेकिन एकनाथ जी के शिंदे के फेवर में ग्रह नहीं चल रहे थे। इसलिए मैंने देखा कि जीत तो दोनों जन जाएंगे, विजयी दोनों जन होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस आशय से हमने गणित करना शुरू किया। देखा कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ही प्रधान मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हमने इसीलिए घोषित कर दिया। जी आचार्य जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, जब ऐसे पॉलिटिकल प्रिडिक्ट आप करते हैं तो क्या ग्रहों की दशा, अगर किसी के ग्रह मजबूत हैं तो वो उसके राजनीतिक जो चुनाव है इन सब पे असर डालता है? बिल्कुल 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 सही बोली आप। क्या है कि देखिए, प्रत्याशी एक दो नहीं बहुत होते हैं। चुनाव जो होता है एक आदमी दो आदमी से तो नहीं होता है, उसमें कई प्रत्याशी लोग होते हैं, पक्ष विपक्ष के लोग होते हैं, अलग अलग लोगों के पार्टियों के लोग होते हैं। तो उनकी कुंडली अगर मिल जाती है तो हम लोगों को फलादेश करने में बहुत आसानी सुविधा होती है, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता है। कौन किस पार्टी से खड़ा है, कौन कहाँ है, यह जुगाड़ करना या जुटाना बड़ा कठिन होता है। लेकिन ये देखा जाता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन है देश का, मुख्यमंत्री कौन है देश का, राष्ट्रपति कौन है देश का, उन सबकी कुंडली का जो प्रभाव है, जो खड़े हुए हैं प्रत्याशी, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा कि बुरा पड़ेगा। वो अगर अच्छा पड़ेगा तो वो जीत जाएंगे, अगर जीत जाएंगे तो फिर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने की जब बात आती है तो उसमें कौन बनेगा। ये सब ग्रहों से तालमेल हम लोग देखते हैं कि किसका बैठता है, उसके साथ तब हम लोग घोषित करते हैं कि भाई ये आदमी जो है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या किस जो पोस्ट में खड़ा है वो बनेगा, और ऐसा होता भी है। एक बहुत अहम चुनाव जिस पर पूरी दुनिया की दृष्टि एक समय में टिकी थी, 2020 में अमेरिकी प्रेसिडेंट का चुनाव, जिसमें आपने बिडेन की जीत सुनिश्चित कर दी थी, जबकि पूरी दुनिया ने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप कितने मजबूत दावेदार थे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, बहुत अच्छी बात बोली। वहां पर दिलचस्प स्टोरी हो गई थी, कहानी कि एक राष्ट्रपति पहले थे, उनके असिस्टेंट बने उपराष्ट्रपति थे जी 2020 में। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए, और उनके जो बिडेन साहब थे वो जो है उपराष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए, दोनों जन चुनाव हुआ। यह दिलचस्प हो गया कि भाई दो एक भूतपूर्व है, एक अभी होंगे, इसमें कौन जीतेगा। इसलिए हमारी उत्सुकता हुई, ग्रह का हमने तारीख वगैरह, डेट ऑफ बर्थ पता लगाया, पता मालूम किया, आया तो गणित करके हमने देखा कि जो बिडेन जीत जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीतेंगे। तो हमने भविष्यवाणी कर दिया 2020 पे, तो वही हुआ। फिर लोगों ने कहा कि भाई डोनाल्ड तो बहुत शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, तो जो भी इंतकाल हुआ, उन्होंने बाद में कैसा केस भी हुआ था, डोनाल्ड जी ने किया था जो भी था ट्रंप ने। तो अब सवाल है कि हम तो गणित पर बात करेंगे ना, हम तो व्यक्ति विशेष पर जाएंगे नहीं, चाहे इंडिया का हो चाहे विदेश का हो, कहीं का भी हो। वही हुआ। जी शास्त्री जी, आपने इस बार उन्हीं ट्रंप की जीत की भी घोषणा कर डाली। क्या पिछली बार के मुकाबले इस बार ट्रंप के ग्रह ज्यादा अनुकूल थे? हाँ बिल्कुल। अब क्या है कि कमलेश हैरिस जो थी उपराष्ट्रपति थी,
जो बिडेन में, और इनके साथ भी कभी थी। अब ये राष्ट्रपति के लिए खड़ी हो गई, तो अगर जीत जाती तो एक ऐतिहासिक जीत इनकी मानी जाती है, एक महिला की। इसलिए और रोचक हो गया, दिलचस्प हो गया भाई। इस पर जो हम लोग दिन रात करके ग्रहों का अध्ययन करके पता लगाया कि भाई, तो हमने जब पूरा अपने को हम समाधान पा गए कि नहीं बिल्कुल सही है और डोनाल्ड जीत जाएंगे इस बार, तो हमने कह दिया। तो बल्कि पूरा विश्व के जितने भी ज्योतिषी थे या कौन लोग थे, सब लोगों ने कमला हैरिस के पक्ष में विचार अपना प्रकट कर रहे थे। हम नहीं कर पाए, हमको भी दुख हुआ, लेकिन अब हम ग्रह की बात करते थे, हम ग्रह के साथ चलते थे, इसलिए हमारे साथ ग्रह की बात आती है तो हम आदमी के नाम पर नहीं जाते हैं। जी शास्त्री जी, आपकी एक भविष्यवाणी जो बहुत फेमस है, अपने भूतपूर्व चंद्रशेखर के रिजाइन की डेट 1 महीने पहले ही कैसे बता दी थी? हाँ, ऐसा है। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि जब हम लोग ज्योतिष विद्या में भविष्य के बारे में जानकारी जब प्राप्त करना होता है, तो सब पहलुओं पर हम लोग ध्यान रखते हैं। चंद्रशेखर की बात आप पूछ रही है ना? जी जी। हाँ, चंद्रशेखर का टाइम यह था कि राजीव गांधी की हत्याकांड के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह आए। 1 साल बेचारे किसी तरह से रहे, कांग्रेस छटपटा रही थी। उसने क्या काम किया कि चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद। वो भी ज्यादा दिन तक नहीं टिके, लेकिन उस समय स्थिति अच्छी नहीं थी, देश में आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। शास्त्री जी, आपने मोदी जी के बारे में लिखा था कि वो 2029 तक बतौर प्रधानमंत्री बने रहेंगे। क्या कहते हैं पीएम मोदी जी के ग्रह? 9 जून 2024 को जो उन्होंने शपथ ग्रहण किया है जी, उनकी कुंडली से मेल जोल खाती है। मतलब जो उनकी कुंडली की ग्रह स्थिति थी, लग्न था, राशि थी, उसे मिलती जुलती कुंडली के आधार पर उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। पहले उनका जन्म था वृश्चिक लग्न और चंद्रमा मंगल, नीच का चंद्रमा मंगल के साथ लग्न में जी। आज की कुंडली में भाग्येश और लग्नेश और त्रिकोणेश का समन्वय मित्रवत है। जब मित्रवत किसी ग्रह का होता है, लग्न का, भाग्य का, केंद्र का, त्रिकोण का, तो वो आदमी पूर्ण रूप से सफल होता है। इनके कुंडली में भाग्य का मालिक लग्न में अगर बैठ जाता है तो वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली माना जाता है। संयोग से इनका त्रिकोण माने पंचम और नवम का मालिक केंद्र में बैठ गया है, तो ये मन से, बुद्धि से और समझिए कि आत्मबल से, ये हर तरह से देश की सेवा के लिए सक्षम है, अपनी पार्टी के लिए सक्षम है जी। कि संघर्ष इन्होंने किया, आरएसएस में ज्वाइन किए, मुख्यमंत्री बने, गुजरात में रहे, गुजरात में मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। ये सब ग्रहों से हुआ। इनका भाग्य ने पूर्व जन्म का संस्कार इनके पास है। पूर्व जन्म का संस्कार व्यक्ति के पास होता है तो वह अच्छा या बुरा आदमी जैसा संस्कार होता है बन जाता है। इनका पूर्व जन्म का संस्कार इनके साथ है, जिसके कारण ये आज इन भारत में, विदेश में, सब जगह सम्मानित हो रहे हैं। तो मोदी के साथ यह है कि इनकी टीम जो थी अच्छी मिल गई, इनके गुरु अच्छे मिल गए। गुरु माने पंचम घर का मालिक गुरु होता है, तो इनके गुरु मिल गए। गुरु का मतलब हुआ जो इनको मार्गदर्शन किया। इनको मार्गदर्शन, राजनीतिक मार्गदर्शन करने वाले गुरु जी पर अटल जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी इनके गुरु बने थे जी। और आरएसएस में भी इनके अच्छे लोग मिले। तो सबका समन्वय इनके दिमाग में, इनकी बुद्धि में आ गया, और जिसके कारण आज देशभक्ति के प्रति इनका अधिक रुझान है जी। भाग्य भी साथ दे रहा है। अब रह गई बात विरोधी पक्ष की। विरोधी पक्ष देखिए इनके साथ बराबर रहेंगे, बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक, जब तक जीवित रहेंगे विरोधी इनके रहेंगे जी। लेकिन बीजेपी के अंतर में सबसे बड़ी एक बात है कि बीजेपी पार्टी में दुर्भाषा दृष्कारण पड़ा हुआ है। एक दुर्भाषा दृष्कारण का मतलब होता है कि ये आदमी जब जो चाहे सो कर सकता है, जो चाहे सो पा सकता है,
भले के लिए भला, बुरा के लिए बुरा। आचार्य जी, आपके भविष्यवाणियों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि सब कुछ एक शो में कवर करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शास्त्री जी, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के 3 बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी, कैसे? अटल जी प्रधानमंत्री 3 बार बनेंगे, ये भविष्यवाणी हमने उनकी कुंडली के आधार से किया था। उनके ग्रह में ऐसा जो था कि वो 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अब 3 बार तो कोई प्रधानमंत्री तब बनता है या तो 5 साल 3 बार 15 साल रहे, जैसे भी मोदी अभी आ गए, लेकिन वो उनके पास संजोग ऐसा नहीं था। तो जब ग्रह की स्थिति अच्छी होती है तो आदमी अपने मंसूबे पर पहुंच जाता है, उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। अटल जी का देखिए धार्मिक दृष्टिकोण था और सबको मिला करके चलते थे। सबसे पहले अटल जी ही ऐसे आदमी थे कि जो संगठन बाहरी बाहरी एमएलए लोगों को, एमपी लोगों को लेकर के वो फार्म कर पाए। सबसे पहले संगठन की बात अगर आती है तो अटल बिहारी वाजपेयी की ही आती है। जो सरकार सबसे पहले बनाए थे तो वह संगठन लेकर के बनाए थे। सब कुल 26 से 28 लोग थे उस समय जी। माने सभी पार्टियों को लेकर के वो बहुमत साबित कर पाए थे जी। तो अब उनकी कुंडली में यही था कि जोड़ तोड़ काफी अच्छा है, तो जोड़ने की उनकी तरकीब अच्छी थी, सबको मिला करके चलने की स्थिति अच्छी थी, जिसके कारण वो 3री बार प्रधानमंत्री बने और अपना कार्यकाल पूरा किए। जी। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे आचार्य जी। आचार्य जी, राजनाथ सिंह जी के बारे में हमें पता चला कि आपने उनकी फेस रीडिंग की थी और बनारस में एक होटल उद्घाटन के दौरान बातचीत में आपने उनके लिए भविष्यवाणी कर दी थी कि आप सीएम बनेंगे और वो हंसने लगे। उन्होंने शायद आपसे कहा कि उनके आगे अभी कालराज मिश्र जी और टंडन जी जैसे बड़े प्रभावशाली लोग हैं, तो उनका नंबर कैसे आ सकता है? ऐसा है, देखिए भविष्य बताने के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं ज्योतिष में। एक सिद्धांत होता है कि आप ग्रह नक्षत्र से बात करें, एक सिद्धांत होता है कि प्रश्न कुंडली से आप बात करें, और तीसरा होता है फेस रीडिंग, माने शरीर को देख करके भी आदमी भविष्यवाणी करते आ रहे हैं। उस समय की स्थिति यह थी कि राजनाथ सिंह बनारस में आए हुए थे, किसी होटल के उद्घाटन के अवसर पर हम भी वहां पर पहुंचे थे। जी। जब उनसे मैंने कहा कि आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जोर से हंसे, बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पीछे बहुत लोग हैं, हम तो जूनियर हैं। तो उन्होंने सबका नाम बताया, कालराज मिश्र का, कल्याण सिंह का और टंडन जी का वगैरह वगैरह। जी आचार्य जी, आपने उनकी फेस रीडिंग करके ही बता दिया था उनके बारे में। हाँ, फेस रीडिंग करके हमने बता दिया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत का भविष्य कैसा होने वाला है। 14/15 अगस्त 1947 जी। ये भारतवर्ष की कुंडली की तारीख है। रात को 12:15 पर इसका विभाजन हुआ। जी। भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान भाई है ऐसा लोग कहते हैं जी। क्योंकि इससे अलग हुआ इसीलिए। अब भाई का झगड़ा बहुत लोगों का बहुत दिन तक, बहुत वर्षों तक चलता है, जल्दी समाप्त नहीं होता है। जी। असंजोग की बात यह है कि हमने पाकिस्तान और भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अब स्थिति यह है कि अभी वर्तमान में भारत की कुंडली में चंद्रमा में शुक्र की दशा दिसंबर तक रहेगी। भारतवर्ष की कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो अशांति की स्थिति अभी रहेगी। जी। शांति बहरहाल नहीं होगी, क्योंकि दिसंबर तक 2024 तक का जो ग्रह है वह अनुकूल नहीं है। जी। अनुकूल नहीं होने से क्या होगा, पाकिस्तान अपनी बांसुरी बजाएगा, हम अलग से चिल्लाएंगे, हम अलग से समझाएंगे। तो शांति का माहौल कब आएगा देश में जो विवाद चल रहे हैं? भारत चाहेगा कि हम पाकिस्तान को समझाने, मोदी चाहेंगे कि हम समझा लें, लेकिन क्या है कि जो समझने लायक नहीं है, जो समझता नहीं है, तो आप क्या करिएगा। पाकिस्तान की यही गति है, वो समझना नहीं चाहता है। और बाद में पाकिस्तान बहुत बाद में
बहुत बाद में दूसरे देशों के समझाने से समझेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर के भारत को परेशान कर रहे हैं, ऐसे खबर आ रही है। तो इसका कारण यही है कि हमारी कुंडली के आधार पर पाकिस्तान का संबंध भारत के साथ अच्छा नहीं है, न रहेगा। जी, भारत की उन्नति के बारे में जानना चाहूंगी कि उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि दिसंबर के बाद से भारत की उन्नति अच्छी होगी। इसी दिसंबर के बाद 2024 दिसंबर के बाद से, जैसे 25 आएगा तो इस दिसंबर के बाद से भविष्य भारत का अच्छा है और शांति आएगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। जी आचार्य जी, मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहूंगी। दिल्ली के इलेक्शन आने वाले हैं, क्या दिख रहा है आपको आने वाले समय में क्या होगा? दिल्ली में देखिए, हमारी अभी आपको कुछ देर पहले मैंने बताया कि हमारी गणित तब चलती है जब अनाउंस हो जाता है, तारीख फिक्स हो जाती है कि इस तारीख से चुनाव होगा। उस चुनाव को हम, जैसे लड़की पैदा होता है तो हम डेट ऑफ बर्थ नोट करते हैं, कुंडली बनाते हैं, तो उसके बाद भविष्य बताते हैं। वही काम हम भी करते हैं। चुनाव की तारीख आप हमको बता दीजिए, हम आपको बता। जी, तो आचार्य जी, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जैसे ही चुनाव की तारीख की घोषणा होगी तो हम आपसे जुड़ेंगे और आपसे जानेंगे कि दिल्ली का भविष्य क्या होगा। स्पष्ट बताएंगे, सही बताएंगे जी, और इसमें दो राय नहीं है। जो सवाल करेंगे हमको जितना संभव होगा हम सब उत्तर सही देंगे आपको। जी, शास्त्री जी, आपने इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, सन्मार्ग, दैनिक विश्वामित्र, जनवार्ता, राजस्थान पत्रिका, टेलीग्राफ, एशियन एज, प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों के माध्यम से आपने समाज की सेवा की है। देश और विदेश में हर जगह आपके फॉलोअर्स हैं। आप सभी हिंदी अंग्रेजी अखबारों में लिखते रहे हैं, इंटरव्यू छपे हैं। आपने अपनी ज्योतिष विद्या के माध्यम से ही समाज सेवा भी कर डाली, जो बेहद सराहनीय है। आपने हमारे चैनल के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए शुक्रिया। हमारे चैनल एनबीसी भारत पर जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए बहुत आभार और धन्यवाद। हमारी ओर से भी आपके चैनल को धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, आशीर्वाद। एक ऐसी अद्भुत दृष्टि जो भविष्य में झांककर आईने की तरह देख पाती हो, वो दृष्टि है विश्वविख्यात पंडित ज्योतिर्माली जी, जिनसे हमने अभी आपको मिलवाया। रूबरू में आज इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।